So hello my NEET aspirants, how are you all? I welcome you all in this another episode of the PYQ series of our biology. So the chapter आज हम करने जा रहे हैं वो आपको बहुत डरावना लगता है, but I promise कि I will make it simple. जो बायो वाले बच्चे होते हैं, पता नहीं आप इस चैप्टर से क्यों डर रहे होते हो, चैप्टर गेस हो रहा होगा, चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। हालांकि इसको आप केमिस्ट्री के पोर्शन में भी पढ़ रहे होते हो, बट आज जब हम इसे करेंगे क्वेश्चंस को तो हम थोड़ा बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के साथ भी इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि हम जो क्रिस्प 25 क्वेश्चंस होते हैं, हम सिर्फ वही क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते हैं, तो प्लीज बने रहिए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 1 to 25 तक। चलिए, तो बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आज मैं लेके आई हूं वो ये कहता है, यहां पर सिर्फ एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, आइडेंटिफाई द बेसिक अमाइनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शंस दिए हुए हैं टायरोसिन, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन एंड वैलिन। बेटा आपको ये जानना होगा कि जो बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं दे कंटेन more than one amino group than the acidic group। तो इनके पास जो अमाइनो ग्रुप होते हैं वो ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू दी एसिडिक ग्रुप। तो ऐसे हमारे पास 3 अमाइनो एसिड्स हैं, उसमें से एक आपको लाइसिन भी मिलेगा, बाकी के 2 हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, द 2 functional groups characteristics of sugars are hydroxyl and methyl, carbonyl and methyl, carbonyl and phosphate, carbonyl and hydroxyl। जो आपका कार्बोनिल ग्रुप रहेगा ये वाला, और आपका जो ये OH ग्रुप रहेगा, राइट। यहां पर ये दोनों इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं जो किसी भी सिंपल शुगर में आपको देखने में मिल रहे होते हैं, वो इसके एसेंशियल पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 1 glycerol, 1 fatty acid molecule, 3 glycerol, 3 fatty acid molecule, 3 glycerol molecule, 1 fatty acid molecule, 1 glycerol and 3 fatty acid molecule। बहुत सारी चीजें ये हमें थोड़ा डरा रही होती हैं, और लाइक पता नहीं क्यों आप यहाँ पर आते हो फैट मॉलिक्यूल पे तो आप डर जाते हो। एक बार स्ट्रक्चर मेरे साथ सीखने की कोशिश करो, हम बहुत सब्जेक्टिव अप्रोच पे नहीं चलेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा उसको फिगरेटिव तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो बेटा यहाँ पे देखिए, सिंपल पहले बैकबोन बनाओ ग्लिसरॉल की, CH2OH, CHOH, CH2OH, ग्लिसरॉल एक सिंगल लगाया, ठीक है। इसके साथ में मैंने 3 फैटी एसिड्स लगा दिए, फैटी एसिड 1, फैटी एसिड 2, फैटी एसिड 3, ठीक। ये जब 3 फैटी एसिड के साथ प्रॉपर एस्टरिफाइड हो जाएगा, आपको पता है एसिड अल्कोहल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो ईस्टर बॉन्ड होता है, जो प्रॉपर एस्टरिफाइड हो जाएगा तो ये एक फैट मॉलिक्यूल बन के आएगा। तो 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फॉस्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ। अभी मैंने आपको एक चीज सिंपली समझाई कि हमारे पास एक ग्लिसरॉल का बैकबोन है, CH2OH, CHOH, CH2OH। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, फैटी एसिड्स लगा रहे थे, फैटी एसिड 1, फैटी एसिड 2। यहां पर जो थर्ड कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3, जो आपका थर्ड फैटी एसिड जहां पे लगना है उसके प्लेस पे आप फॉस्फोरिक एसिड लगा देते हो, राइट। तो अब ऑप्शंस चेक करते हैं, अ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड esterified to a glycerol molecule to which a phosphate group is
अटैच्ड, राइट, ये आपका करेक्ट आंसर है। बाकी में ये बोल रहे हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्टरिफाइड टू अ फॉस्फेट ग्रुप, ये रॉन्ग अप्रोच। ओनली अ सैचुरेटेड फैटी एसिड esterified to a glycerol molecule to which a phosphate group is also attached, ये भी wrong है। only an unsaturated, ये भी wrong है। basically यहाँ पे जो fatty acids लग रहे हैं वो saturated भी हो सकते हैं, वो unsaturated भी हो सकते हैं। ये आप ध्यान देंगे कि कार्बन नंबर 3 ऑफ द ग्लिसरॉल पे फॉस्फोरिक एसिड अटैच हो जाएगा, राइट। तो हमेशा ना आप लोग एकदम उसमें घुस के उस चीज को सीखने की कोशिश कर रहे होते हो, वहां पे आप घबरा जाते हो। एक टॉप डाउन अप्रोच लेके चलो, सब्जेक्ट को जनरलाइज करके लेके चलो और फिर उसे इजीली तुम सीख जाओगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। Which one out of A to D given below correctly represents the structural formula of the basic amino acid? ठीक है, अब अगर मैं जनरल अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो वो कैसा होता था, लाइक जो आपका अल्फा कार्बन है इसके साथ एक तरफ COOH लगा हुआ था, एक तरफ NH2, और अगर मैं ग्लाइसिन ही सिंपल दे दूं H और दूसरा ये H, ठीक, या इस H की जगह पे हम कोई भी CH2 लगा दिया मैंने। अब मैंने बोला कि जब ये बेसिक अमाइनो एसिड बनना है तो इसके पास किसी भी एसिडिक अमाइनो एसिड के कंपैरिजन में ज्यादा अमाइनो ग्रुप होने चाहिए। अब आप सिंपली देख सकते हैं यहां पर ये वाला ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है, यहां पे आपके इस जो सीक्वेंस दी गई है इसके बी में ये डी दिया हुआ है, लाइक ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा बी, विच इज हैविंग दिस डी वाला, राइट। ये लाइसिन का ही स्ट्रक्चर आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, the given diagrammatic representation shows one of the categories of small molecular weight organic compounds in the living tissues. Identify the category shown and the one blank component X in it. सबसे पहली चीज आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये स्ट्रक्चर आपको राइबोज शुगर का दिया हुआ था, राइट। अब ये शुगर दी गई है राइबोज वाली, इसके साथ में इन्होंने, आप ये ध्यान दीजिए, ये फॉस्फेट ग्रुप नहीं अटैच किया है, राइट। यहां पर एक X आपको पूछ रहे हैं कि ये क्या लगने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान दें यहां पे शुगर बेस और यहां पे जब आप फॉस्फेट अटैच करते हो तब हम उसे न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, बट सिंस कि अभी ये फॉस्फेट ग्रुप नहीं अटैच है तो इस टाइम ये न्यूक्लियोसाइड है, राइट। दूसरी चीज कंपोनेंट यहां पे यूरासिल रहेगा, यूरासिल, राइट। यूरासिल रहने के लिए एक स्पेशल पॉइंट भी यहां पे आपको मिल रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि शुगर जब आप आइडेंटिफाई करेंगे तो वो राइबोज है। राइबोज किसका होता है भाई? शुगर आरएनए का। यूरासिल किसका पार्ट होता है बेटा? आरएनए का, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following structural formula of two organic compound is correctly identified along with its related functions? पहले दोनों चीजें देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर तुमको लिसाइथिन दिया हुआ है। लिसाइथिन एक फॉस्फोलिपिड होती है। ये पोर्शन जो नाइट्रोजनस यहाँ पे अटैच किया गया है, इस पोर्शन को हम कोलिन बोलते हैं। जैसे अभी मैंने तुम्हें फॉस्फोलिपिड एक दिखाया था, ठीक है, ग्लिसरॉल CH2OH CHOH CH2OH के साथ में जो उसका थर्ड वाला था कार्बन ग्लिसरॉल का, उस पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ था। उसी फॉस्फेट ग्रुप पे कोलिन अटैच हो गई। अब ये जो चीज बन गई प्रॉपर फॉस्फोलिपिड बन चुकी है। ये मेम्ब्रेन्स में फाउंड होती है, इसको हम लिसाइथिन बोलते हैं। दूसरा वाला आपको एडेनिन दिखाया जा रहा है, राइट। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शंस, ये दे रहा है एडेनिन अ न्यूक्लियोटाइड दैट मेक्स अप न्यूक्लिक एसिड। एडेनिन इज नॉट अ न्यूक्लियोटाइड, दैट इज जस्ट अ नाइट्रोजनस बेस, राइट। यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड ये गलत है। यूरासिल अ कंपोनेंट ऑफ डीएनए, ये भी गलत है। ये वाला देखिए डी वाला लिसाइथिन अ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये बता रहा है कि जो ए ऑप्शन है दैट इज लिसाइथिन विच इज अ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आई होप कि दिस आंसर इज जस्टिफाइड टू यू। आते हैं 8th क्वेश्चन पे।
About 98% of the mass of every living organism is composed of just 6 elements, including carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen and phosphorus and sulfur. बस, no discussion here. आ जाओ, कॉन्केनेवलिन ए इज, ये क्या होता है? जब आपने पढ़ा ये बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर, वहां पे आपने पढ़ा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, वहीं पर आपने छोटू सा लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा होगा अबाउट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो कॉन्केवलिन ए एक टाइप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है, राइट? अब उसमें देखो ऑप्शंस, पिगमेंट है कि अल्कलॉइड है कि एसेंशियल ऑयल है कि लेक्टिन है। कॉन्केवलिन ए एक लेक्टिन होता है। ये लेक्टिन एज ए डिफेंस मैकेनिज्म में भी यूज कर रहा है प्लांट अपने, राइट? ये कुछ प्रोटीन्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट से साथ अटैच कर जाती हैं, और जिन प्लांट्स के पास बेटा ये होता है ना, इजीली अगर उन प्लांट्स को आप खा रहे हो तो आप इजीली उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो, तो हम ये मान सकते हैं कि प्लांट के डिफेंस में ये यूज हो रहा है। भाई प्लांट तो अपने इसीलिए बना रहा है ना कि आप उसको डाइजेस्ट ना कर सको, राइट? क्वेश्चन नंबर 10, which of the following glucose transporters is insulin dependent? बेटा ये जितने भी ग्लूट दिखाए गए हैं वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स होते हैं, राइट? अब इसमें से स्पेशली जो GLUT4 होता है ये इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। ये हमारी जीन्स में भी कोड किया गया है इसको, और स्पेशली ये वाला जो आपका GLUT4 है वो आपके मसल्स में या एडिपोज टिश्यू में देखने को मिलता है। और ये किसके ऊपर डिपेंड है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि दिस इज इंसुलिन डिपेंडेंट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which one is the most abundant protein in the animal world? Like plant word की तो सबको रटी हुई है, एनिमल वर्ड की भी याद करो। एनिमल वर्ड की होगी कोलाजन। 30% of the mammalian protein is made up of collagen। बाकी के एनिमल वर्ड में भी ये डोमिनेट कर रही है। आपके स्किन में, आपके कनेक्टिव टिश्यूज एरियाज में, आपके टेंडन्स में, इन सब जगह पे कोलाजन is abundantly present. Next question, which one of the following statements is wrong? पूछ रहे हैं कि which one of the following statements is wrong? Uracil is a pyrimidine, glycine is a sulfur containing amino acid, सुक्रोज डाइसेक्राइड होता है, सेल्यूलोज भी पॉलीसेक्राइड होता है। बेटा अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में मैंने तुम्हें ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर दिखाया था। मैंने कहा अल्फा कार्बन के साथ ये अटैच कर रहा है, तो देखो यहाँ पे तो कहीं सल्फर आ ही नहीं रहा है ना, सो ग्लाइसिन इज नॉट ए सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। आ जाओ, the chitinous exoskeleton of arthropods is formed by the polymerization of, भाई एनिमल किंगडम फिर से याद आ गया यहाँ पे। अब जो ऑर्थ्रोपोडा था आपका वो लार्जेस्ट किंगडम था एनिमल वर्ल्ड का, राइट? अब इसमें आर्थ्रोपोडा में एक्सोस्केलेटन बने हुए थे, वो एक्सोस्केलेटन बने हुए थे काइटिन के। काइटिन क्या है? एन एसिटिल ग्लूकोसामीन नाग यूनिट्स यहाँ पे ज्वाइन है। कौन सी लिंकेज? वो भी साथ में याद कर लो, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ ये एन एसिटिल ग्लूकोसामीन ज्वाइन है इन दी काइटिनस एक्सोस्केलेटन फॉर्मेशन ऑफ दी ऑर्थोपॉड्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। तो देख रहे हो ना कितने अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाई हूं मैं तुम लोग के लिए। आओ 14 करो। Which one of the following is the non-reducing carbohydrate? Right? Non-reducing carbohydrate आपकी सुक्रोज रहेगी। यहाँ पे आपको फ्ली एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं देखने को मिल रहा है। ये एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज को ज्वाइन करके बन रही है,
वाटर यहाँ से इमिट हो रहा है, राइट। तो जो नॉन रिड्यूसिंग आपकी कौन सी शुगर रहेगी, वो सुक्रोज रहेगी। बेटा अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर जल्दी से ध्यान दो, मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन इज, अभी आपने कर लिया है ऑलरेडी, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है, नाग यूनिट से बना हुआ है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, राइट। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉमनली फाउंड एज स्टार्च इन प्लांट स्टोरेज ऑर्गन्स, मतलब स्टार्च एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, ठीक। Which of the following 5 properties of starch, like 1 to 5, make it useful as a storage material? कि ऐसी कौन सी इनमें से प्रॉपर्टीज हैं, लाइक 5 पॉइंट से दे रहे हैं, इनमें से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज स्टार्च की है जो उसको स्टोरेज मटेरियल के तौर पे यूजफुल, पर्पसफुल बनाती है। देखो स्टार्च पॉलीसेकेराइड है किसका, ग्लूकोज का, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन उसमें यूज होते हैं, इजीली ट्रांसलोकेट हो रहा है, इजीली डाइजेस्ट हो रहा है, सिंथेसाइज कर रहे हो आप फोटोसिंथेसिस में, लेकिन ये केमिकली नॉन रिएक्टिव होते हैं और ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होते हैं। तो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, और यही रीजन है कि स्टार्च एक फेवरेट स्टोरेज मटेरियल है। Which of the following are not polymeric? चलो देखो प्रोटीन, पहले बताओ प्रोटीन किसका पॉलीमर है, अमाइनो एसिड इसका मोनोमेरिक यूनिट है, पॉलीसेकेराइड का मोनोसेकेराइड रहेगा भाई। लिपिड्स क्या होते हैं, फैटी एसिड ईस्टर्स, किसके, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के। देन न्यूक्लिक एसिड में क्या लग रहा था, न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोसाइड्स लग रहे थे, उससे पहले बेस लग रहे थे, और किसके ये रहेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स के रहेंगे, ठीक है। तो आपका जो आंसर रहेगा कि जो पॉलीमेरिक नहीं है वो लिपिड है। रामचंद्रन प्लॉट इज यूज्ड टू कंफर्म द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, इस चीज को प्लीज अभी आप याद कर लीजिए। Which of the following is the least likely to be involved in stabilizing the 3D folding of most proteins? जब प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर बन रहा होता है तो बहुत सारी कोवेलेंट बॉन्डिंग, लाइक छोटी छोटी लाइट वाली बॉन्डिंग, जैसे मैं कहूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक फोर्सेस जो होती हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस या हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, ये सब हो रही होती हैं, लाइक ये सारी हो रही होती है, बट जो नहीं हो रही होती है वो ईस्टर बॉन्ड होता है, एंड यही आपका आंसर है। Which of the following biomolecules does have a phosphodiester bond? ठीक है, यहाँ पे देखो किस कौन से बायोमोलिक्यूल के पास एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। ये देखने से ज्यादा बिल्कुल हमें टिप्स पे याद होना चाहिए कि जब आप एक न्यूक्लिक एसिड बना रहे हो उस टाइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। कैसे बनता है, बिल्कुल यहाँ पे देखो, सपोज करो कि ये तुम्हारी शुगर, राइट, ऊपर में जाके ये एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, इधर यहाँ पे सपोज मैं दिखाऊं ये और ये फिर से शुगर के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जब ये इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे दो ईस्टर बॉन्ड बन रहे हैं ना, एसिड एंड अल्कोहल वाले, वही तो दो बन रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। तो न्यूक्लिक एसिड्स इन अ न्यूक्लियोटाइड में ये फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड आपके बन रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस having glycosidic bond and peptide bond respectively in their structure। ध्यान से देखो बेटा, लाइक कहाँ पे ग्लाइकोसिडिक और पेप्टाइड दोनों लग रहे हैं, ठीक है, काइटिन में लग रहा है बट इधर नहीं लग रहा है, ग्लिसरॉल में या यहाँ नहीं लग रहा, इधर लग रहा, यहाँ पे लग रहा, यहाँ पे तो सेम लग रहा है। यहाँ पे देखो बेटा लास्ट ऑप्शन इन्यूलिन जो है ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है और इंसुलिन में अमाइनो एसिड्स लग रहे हैं। तो इन्यूलिन में बीटा 1,4 फ्रक्टोज वाली आपकी ये बॉन्डिंग यूज हो रही है। इन्यूलिन एज अ स्टोरेज
पॉलीसेक्राइड मिलता है आपको डहेलिया की रूट्स में वहां पर, ठीक। तो ये क्या हो गया, इन्युलिन एक कार्बोहाइड्रेट हो गया और इधर इंसुलिन क्या हो गया, एक पेप्टाइड, यहाँ पे बॉन्ड लग रहे हैं, एक प्रोटीन यूनिट हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 करो, Which of the following describes the given graph correctly? ये ग्राफ देखो पहले ध्यान से, इस ग्राफ में तुम्हें क्या दिखाया जा रहा है, वही आपका एंजाइम का एक्टिवेशन एनर्जी वाला, कि A is with एंजाइम, ये वाले में एंजाइम लगा हुआ है और ये वाले में एंजाइम एब्सेंट है, ठीक है। जब एक्टिवेशन एनर्जी B है उस टाइम एंजाइम एब्सेंट था, एक्टिवेशन एनर्जी कम लग रही है जब आपका एंजाइम यूज हो रहा है। अब देखो ये एक कैसा प्रोसेस है, ये एक हीट प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब ऑप्शंस में से सेलेक्ट करो, एंडोथर्मिक रिएक्शन विद एनर्जी ए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, बात तो सही कह रहा था बट एंडोथर्मिक कह दिया इसने। दूसरा कहता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद एनर्जी ए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम। फिर क्या कह रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन विद एनर्जी ए इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद एनर्जी ए इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो ये तो सारे रॉन्ग है एंड बी वाला राइट है कि एक्टिवेशन एनर्जी ए रहेगी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, मतलब कम एक्टिवेशन एनर्जी यूज होगी एंजाइम की प्रेजेंस में। और ये कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। 23 क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रेफरेंस टू एंजाइम, होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम, ये बिल्कुल सही रहेगा। और इसी चीज को अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में डीपली एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी, ओके। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि होलो एंजाइम एक मेन प्रॉपर कंजुगेटेड एंजाइम है जिसमें एपो एंजाइम और उसका कोफैक्टर यूज होता है, और कोएंजाइम एक तरह का कोफैक्टर है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर है। अब बेटा हम चलते हैं अपने 24 क्वेश्चंस की तरफ और वहां पर इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूं। देखो, consider the following statements, coenzyme or metal ion that is tightly bound to enzyme protein is called prosthetic group, a complete catalytic active enzyme with its bound prosthetic group is called apoenzyme। तो सेम चीज यहाँ पर वही लास्ट वाली है, बस आपको पहले मीनिंग अंडरस्टैंड करना है, देन आपको इन स्टेटमेंट को फॉल्स या ट्रू उस अकॉर्डिंग कैटेगराइज करना है। तो देखिए मैंने लिखा होलो एंजाइम, ये एक कंप्लीट एंजाइम है, इज इक्वल टू एपो एंजाइम। आपने अभी तक ये आपको पता रहता है कि एंजाइम हमारा प्रोटीन होता है, तो ये जो एपो एंजाइम है ये इसका प्रोटीन पार्ट है, ठीक। इसके साथ में हम कोफैक्टर डाल रहे हैं, कोफैक्टर इसका नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है, राइट। अब मैं बताऊं कि कोफैक्टर हमारे 3 तरह के हो सकते हैं। 3 तरह के कोफैक्टर्स में आपको क्या क्या मिल सकता है, आपको मिल सकता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, राइट, ये एक ऑर्गेनिक पार्ट रहेगा। दूसरा आपको मिल सकता है कोएंजाइम, ये भी ऑर्गेनिक पार्ट रहेगा। तीसरा मिल सकता है मेटल आयन, ये इनऑर्गेनिक पार्ट रहेंगे। जो मेटल आयंस होते हैं वो कंजुगेशन बॉन्ड्स बनाते हैं एपो एंजाइम के साथ। बाकी प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या करता है, एपो एंजाइम के साथ टाइटली बॉन्ड होता है, कोएंजाइम लूजली बॉन्ड करता है एपो एंजाइम के साथ। अब ओवरऑल रोल क्या होता है कोफैक्टर्स का, कोफैक्टर्स एपो एंजाइम के साथ बॉन्ड करके उसकी कैटालिटिक प्रोडक्शन को इंप्रूव करते हैं। तो जहां पे आपने देखा कि प्रोस्थेटिक ग्रुप एपो एंजाइम के साथ टाइटली बॉन्ड कर रहा है तो कोएंजाइम लूजली बॉन्ड कर रहा है। अब ऑप्शंस को मिलाइए, ये क्या, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं फिर से कि कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये तो वैसे भी टाइटली बॉन्ड नहीं है, तो मुझे तो ये गलत स्टेटमेंट लगा। दूसरा कह रहा है कि कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, राइट। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स, तो आपके लिए तो बोथ ए एंड बी आर फॉल्स स्टेटमेंट। आई होप कि आपको ये समझ में आया। आते हैं जल्दी से हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
जब लास्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं तो खुशी बढ़ जाती है ना। आ जाओ, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन इज। अब मैं कहूं कि ये एंजाइम आया था, उसने आके एक सबस्ट्रेट को बाइंड किया था यहाँ पे, तो ये अब एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, यानी कि ये इसका एक ट्रांजिशन स्टेट है। यहां पर ही चेंज होंगे एंड बाद में एंजाइम हट जाएगा और प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। तो जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, वर्ड ही बोल रहा है ट्रांजिशन स्टेट, वो बहुत ही ट्रांजिएंट होती है और अनस्टेबल होती है। मतलब वो क्विक फॉर्म हो रहा होता है और जल्दी जल्दी वहां पे प्रोडक्ट फॉर्म होके प्रोडक्ट की रिकवरी होती है। ठीक है, वो बिल्कुल भी स्टेबल वगैरह नहीं है। तो इन सारे ऑप्शंस में आप नहीं फंसिएगा, आप सीधे फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल। हाँ, ये मेरा ही आपसे कहना है कि जब भी हम क्वेश्चन करें, अगर हमें अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, हमें एक्साइट भी कर रहे हैं, तो वही कि भाई बहुत ज्यादा खुशी में खराब नहीं करना है ना, जोश में होश नहीं खोना है। चलो, तो बने रहो संतोष अकेडमिया के साथ और देखते रहो इसी तरह से पूरी पीवाईक्यू सीरीज तुम्हारे लिए जल्दी से हम अपलोड करने वाले हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।